गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप सबका ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी में स्वागत है। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंट का चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 3rd और 4th अभी हमने पेंडिंग रखा है, उसको हम बाद में करेंगे। आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर 5 है, जिसका नाम जर्नल है। इसके अंदर अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़े हैं वो एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, और अब जो चैप्टर जो स्टार्ट हो रहे हैं वो प्रैक्टिकल। इसके अंदर प्रैक्टिकल आएंगे, आपको सवाल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जर्नल के बारे में समझेंगे। सबसे पहले इसमें हम मेमोरेंडम बुक के बारे में समझेंगे। मेमोरेंडम बुक क्या होती है, मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम बुक, मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम बुक। ठीक है, इसके मीनिंग को हम समझेंगे। सबसे पहले मेमोरेंडम बुक के बारे में समझेंगे। मेमोरेंडम बुक इज रफ बुक। मेमोरेंडम एक क्या होती है, रफ बुक होती है। ठीक है, मेड बाय ऑर्डिनरी पेपर, मतलब ये किस पर बनाई जाती है, एक साधारण कागज पर बनाई जाती है। इन विच अ बिजनेस रिकॉर्ड्स इट्स डेली ट्रांजेक्शन एज दे हैपन, मतलब इसके अंदर जो है, इस बुक के अंदर जो डेली के ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करके रखा जाता है। ठीक है, दिस बुक इज कॉल्ड मेमोरेंडम बुक। उसी को क्या कहा जाता है, मेमोरेंडम बुक कहा जाता है। बिकॉज बिजनेसमैन मेंटेन दिस बुक टू सपोर्ट दियर मेमोरी। वो जो बिजनेसमैन है इसको क्यों प्रिपेयर करता है, क्यों मेंटेन करके रखता है, अपनी याददाश्त के लिए। जितने भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होते हैं उनको याद रखने के लिए वो क्या प्रिपेयर करता है, मेमोरेंडम बुक प्रिपेयर करता है, स्मारक बुक तैयार करता है। स्मारक बुक कहा जाता है मेमोरेंडम बुक को, हिंदी में जो स्मारक बुक कहा जाता है। याद रखने के, ट्रांजैक्शन को याद रखने के लिए बनाई गई बुक कहा जाता है। तो ये इसका मीनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मीनिंग ऑफ जर्नल। जर्नल क्या होता है, जर्नल के बारे में हम समझेंगे। जर्नल इज दैट बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड इन विच अ बिजनेसमैन रिकॉर्ड्स डेली ट्रांजैक्शन इन chronological order with explanations and details of the accounts debit and credited with the amount of transaction। मतलब ये जो जर्नल है ये कौन सी बुक है, ये एक प्रारंभिक लेखे की पुस्तक होती है, और इसके अंदर जो ओरिजिनल जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो इसके अंदर रिकॉर्ड करके रखे जाते हैं, लिख कर रखे जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो डेली के ट्रांजैक्शन होते हैं उसको क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, क्रमबद्ध तरीके से, डेट वाइज आज की डेट में कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए उनको डेट वाइज लिखा जाता है। कल जो ट्रांजैक्शन अगली डेट का उसके बाद उस डेट का जो भी आती है उसके ट्रांजैक्शन इसमें लिखे जाते हैं क्रमबद्ध तरीके से, एक सीक्वेंस से जो है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके इसके अंदर रखा जाता है। और इसके अंदर जो है डिटेल्स होती है, किसकी डिटेल्स होती है, डिटेल ऑफ द अकाउंट्स, कि कौन से अकाउंट डेबिट हुए हैं और कौन से अकाउंट क्रेडिट हुए हैं विद द अमाउंट के साथ। अमाउंट, कौन से अकाउंट डेबिट हुए और कौन से जो अकाउंट क्रेडिट हुए हैं, अमाउंट के साथ उनकी डिटेल इसके अंदर लिखी जाती है। ठीक है, इसको जर्नल कहा जाता है। अब नेक्स्ट मैटर है अपना आज का, नीड और इंपोर्टेंस ऑफ जर्नल। मतलब इसकी इंपोर्टेंस क्या है, जो जर्नल है उसके इंपोर्टेंस क्या है। जर्नल के बारे में अभी आपने समझा कि जो, और एक बार ध्यान रखना, जो जर्नल है इसमें जो ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं वो मेमोरेंडम बुक की सहायता से लिखे जाते हैं। पहले जो ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं वो किसके अंदर लिखे जाते हैं, मेमोरेंडम बुक में लिखे जाते हैं। और मेमोरेंडम बुक से जो ट्रांजैक्शन डेट वाइज एक सीक्वेंस से, एक क्रमबद्ध तरीके से जर्नल के अंदर लिखे जाते हैं। कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, अमाउंट, और व्यवस्थित तरीके से इसके अंदर ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है ना। और अब इसके इंपोर्टेंस देखते हैं। नीड क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसके इंपोर्टेंस क्या है, जर्नल के इंपोर्टेंस को आप समझना। फर्स्ट वाला पॉइंट है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। इसके अंदर जो जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी एनालिसिस होती है ना, विश्लेषण होता है।
कि कौन से खाते को डेबिट करना है, कौन से खाते को क्रेडिट करना है, और उसमें जो है कि कौन से अकाउंट जो है कि एक्सपेंसेस के हैं, कौन से इनकम के हैं, कौन से असेट्स के हैं, कौन से लायबिलिटीज के हैं, वो इसके अंदर एनालिसिस किया जाता है। एक ये जो है कि फायदा इसके अंदर रहता है। नॉलेज ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का नॉलेज हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि कौन सा ट्रांजेक्शन एक्सपेंसेस है और कितनी अमाउंट का है ना। बिजनेस के अंदर सैलरी कितनी गई है, वेजेस कितनी गई है ना, प्रॉफिट कितना हुआ है, वो सारे जो है कि नॉलेज, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, परचेस कितनी हुई है, सेल्स कितनी हुई है, सेल्स रिटर्न है, परचेस रिटर्न है, वो सारे जो ट्रांजेक्शन का नॉलेज हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, जानकारी मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फुल डिटेल एट वन प्लेस। फुल डिटेल एट वन प्लेस मतलब एक ही स्थान पर सारे ट्रांजेक्शन की जानकारी मिल जाती है। एक बुक होती है जिसके अंदर डेट वाइज सारे ट्रांजेक्शनों का लेखा किया जाता है ना, जिसके अंदर गुड्स परचेस का भी लेखा किया जाता है, एंट्री की जाती है, गुड्स सोल्ड की भी एंट्री की जाती है, परचेस रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, सैलरी पेड है, एक्सपेंसेस पेड है, रेंट पेड है, जो भी एक्सपेंसेस हो, जो भी इनकम हो, है ना, यदि कोई असेट्स परचेस की है या किसी को पेमेंट किया है, सारे ट्रांजैक्शन इसके अंदर एक ही स्थान पर जो है कि उसकी सारी डिटेल मिल जाती है। कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, उसके बाद वो किस कारण से डेबिट हुआ है, किस कारण से जो क्रेडिट हुआ है, कौन सा व्यवहार है, वो पूरी जानकारी इसके अंदर एक ही प्लेस पर मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेट वाइज एंट्री। इसके अंदर क्या होता है, डेट वाइज एंट्री होती है। डेट वाइज की कौन सी डेट पर कौन से ट्रांजेक्शन हुए हैं, वो बुक के अंदर डेट वाइज ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है। इस प्रकार से उनमें डेट वाइज जो है कि अपने को जानकारी मिल जाती है और एंट्री की जाती है। डेट वाइज एंट्री की जाती है इसके अंदर, है ना। आज कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए तो आज की डेट में उनकी एंट्री कर दी जाती है, कल कौन कौन से ट्रांजेक्शन हो गए तो कल की डेट में उनकी सारी एंट्री कर दी जाती है, आने वाली डेट में कौन कौन से ट्रांजेक्शन व्यवहार हो रहे हैं उनकी एंट्री कर दी जाती है। तो डेट वाइज ट्रांजेक्शन होते हैं इसके अंदर। ऐसा नहीं कि इसके अंदर मेमोरेंडम बुक में कभी भी खोल लिया और जो है कि अलग अलग उस डेट का इस डेट में एंट्री कर दी, इस डेट की उस डेट में एंट्री कर दी, ऐसा नहीं होता। जो डेट एक तारीख को जो ट्रांजेक्शन हुए वो एक तारीख में ही लिखे जाते हैं, 2 तारीख में जो ट्रांजेक्शन हुए वो 2 तारीख में ही लिखे जाते हैं, रिकॉर्ड करके रखे जाते हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन। प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शनों का क्या होता है, प्रूफ होता है, सबूत होता है। कहीं भी कोर्ट में वगैरह, इसमें जो कोर्ट में यदि कोई विवादित स्थिति हो जाती है तो इस जर्नल की बुक को हम एक प्रूफ के रूप में भी रख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेस चांस ऑफ एरर। बहुत यदि डेट वाइज एंट्री रखी जाती है कि कौन कौन सी डेट को कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए हैं, वो डेट वाइज एंट्री इसके अंदर रखी जाती है, तो उसमें एरर, अशुद्धि होने के बहुत कम चांस होते हैं। ठीक है, बहुत कम अशुद्धियां होती है। तो ये इसकी ये नीड है, इंपोर्टेंस है, एडवांटेज भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये इसके जर्नल रखने के ये फायदे होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट होते हैं ऐसे अकाउंट में कौन कौन से गुड्स अकाउंट, उनके बारे में हम समझेंगे कि गुड्स अकाउंट क्या होते हैं। अब गुड्स क्या होता है याद रखना, इसके अंदर गुड्स का मतलब ये होता है जो बिजनेसमैन जिस चीज का बिजनेस करता है, व्यापार करता है, ट्रेड करता है, उसको यहाँ पर गुड्स कहा जाता है। मान लीजिए एक कपड़े का व्यापारी है तो वो अपने कपड़े को गुड्स के नाम से बिजनेस के अंदर शो करेगा। इलेक्ट्रॉनिक दुकान का यदि व्यापारी है, टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह का यदि वो व्यापारी है तो वो अपने यहाँ इन सामानों को गुड्स के नाम से इसके अंदर शो करेगा। जैसे कि उसने परचेस किया तो ऐसा नहीं कि टीवी परचेस या कपड़ा परचेस, ऐसा नहीं, वो गुड्स परचेस के नाम से अपना अकाउंट बनाएगा, है ना। ये बहुत सारी जो है वस्तुएं होती है, कपड़े की दुकान हो सकती है, किराने की दुकान हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान हो सकती है, मोबाइल की दुकान हो सकती है। तो वो जिस चीज का व्यापार करता है, जिस चीज का वो व्यापार करता है, बिजनेस करता है, वो यहाँ पर गुड्स अकाउंट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से गुड्स अकाउंट है, परचेस अकाउंट। सबसे फर्स्ट वाला जो अकाउंट है परचेस अकाउंट, मतलब
जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस करेगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, परचेस करेगा। परचेस करने के बाद क्या करेगा, सोल्ड करेगा। जैसे कि एक कपड़े का व्यापारी सबसे पहले वो जो है कि कपड़ा क्या करेगा, परचेस करेगा, है ना, अपनी दुकान में माल परचेस करके लाएगा और फिर उसको क्या करेगा, सोल्ड करेगा। तो परचेस अकाउंट को क्या माना जाता है, गुड्स अकाउंट माना जाता है। ये गुड्स अकाउंट, परचेस अकाउंट कौन सा अकाउंट माना जाता है, गुड्स अकाउंट माना जाता है, क्योंकि ये इसके अंदर किसका परचेस होता है, गुड्स का परचेस होता है। तो परचेस अकाउंट वही यूज होता है जहां पर गुड्स परचेस किया हो, है ना। और यदि इसके अलावा मान लो कि बिल्डिंग परचेस की है या मशीनरी परचेस की है तो उन वस्तुओं का नाम आएगा, उन असेट्स का नाम आएगा। लेकिन यदि उसने अपनी दुकान, जिस चीज का व्यापार करता है, जैसे कपड़े का व्यापार करता, कपड़ा खरीदा, तो वहां पर परचेस अकाउंट आएगा। परचेस अकाउंट एक माल खाता होता है, गुड्स अकाउंट होता है। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्या होता है, जो उसने माल क्या किया, सोल्ड किया है, बेच दिया। पहले माल को क्या करेगा, परचेस करेगा बेचने के उद्देश्य से। परचेस एक कस्टमर भी करता है, लेकिन कस्टमर परचेस क्यों करता है, अपने यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए परचेस करता है वस्तु। लेकिन जो बिजनेसमैन परचेस करता है वो किस लिए परचेस करता है, सोल्ड के उद्देश्य से करता है ना। तो पहले वो परचेस करेगा, फिर क्या करेगा, सेल्स करेगा, तो उसके लिए सेल्स अकाउंट होता है ना। और उसी वस्तु का, जो उसने वस्तु परचेस की है, उसी वस्तु को वो क्या करेगा, सेल्स करेगा, तो उसके लिए सेल्स अकाउंट का यूज किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड वाला, परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न अकाउंट, ये भी गुड्स अकाउंट का। परचेस रिटर्न अकाउंट कब खोला जाता है, कब ओपन किया जाता है। परचेस रिटर्न मैंने आपको पहले भी समझाया था कि परचेस रिटर्न क्या है। परचेस रिटर्न, जो हमने माल परचेस किया है, खरीदा है, उसमें से कोई डिफेक्टिव माल हो, कोई डिफेक्टिव माल हो और या किसी कारणवश उसको हम वापस जिससे खरीदा है उसी को हम रिटर्न कर रहे हैं, तो उसके लिए परचेस अकाउंट खोला जाता है, परचेस रिटर्न अकाउंट खोला जाता है। ठीक है। तो वो भी एक प्रकार से गुड्स अकाउंट होता है ना। अपन जो मेटर यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स अकाउंट, मतलब जो माल खाते होते हैं, गुड्स अकाउंट होते हैं, वो उनको कितने भागों में डिवाइडेड किया गया है। तो एक परचेस अकाउंट, एक सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट। उसके बाद आता है सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होता है, जो हमने माल सोल्ड कर दिया है, बेच दिया है, उसमें से यदि कोई माल, कुछ माल किसी कारणवश अपने पास वापस से, बिजनेसमैन के पास वापस से रिटर्न आ जाता है, तो उसके लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट ओपन किया जाता है। ये भी एक प्रकार से गुड्स ही अकाउंट होता है ना। इसके अंदर में भी माल की ही एंट्री की जाती है, गुड्स की एंट्री की जाती है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर जो परचेस है, सेल्स है, परचेस रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, इन अकाउंट का यूज किसके लिए किया जाता है, जिस माल का, जिस गुड्स का बिजनेस किया जा रहा है ना, उसके लिए इन अकाउंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इस पॉइंट को अच्छे से आप समझना। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये कब यूज किया जाता है। कंसाइनमेंट क्या होता है, कंसाइनमेंट को प्रेषण अकाउंट कहा जाता है, प्रेषण अकाउंट, है ना। इसमें क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो देश के मुख्य शहरों में अपने एजेंट नियुक्त करती है। उन एजेंट को अपना माल सोल्ड करने के उद्देश्य से उनको माल भेजती है, उनको माल क्या करती है, भेजती है। तो उसके लिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ओपन किया जाता है। जैसे कि किसी शहर में, है ना, किसी शहर में जो है कि मोटरसाइकिल का या कार का शोरूम है, तो वो जिस भी कंपनी का शोरूम, जैसे हीरो का शोरूम है या होंडा का शोरूम है या मारुति कंपनी का शोरूम है, तो वहां पर कंपनी से माल क्या किया जाता है, बेचने के उद्देश्य से भेजा जाता है ना। अपने एजेंट नियुक्त किए जाते हैं, उन एजेंट को माल क्या करते हैं, सेंड करते हैं, और वो एजेंट क्या करते हैं, फिर माल को क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं। तो जो माल कंपनी अपने एजेंट को बेचने के उद्देश्य से माल सेंड करती है, भेजती है, तो उसके लिए वो अपने यहाँ बुक में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ओपन करता है ना। तो ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट क्या होता है, स्टॉक अकाउंट ओपनिंग स्टॉक अकाउंट भी हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है ना। जो माल, जो गुड्स है
वो ईयर के एंडिंग में सोल्ड होने से रिमेनिंग बच जाता है, रह जाता है, सोल्ड नहीं हो पाता है, बिक नहीं पाता है, तो उसके लिए स्टॉक अकाउंट ओपन किया जाता है ना। तो ये स्टॉक अकाउंट भी जो होते, चाहे ओपनिंग स्टॉक हो, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो साल के एंड में बिकने से रह जाता है, उसको क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। और वही गुड्स जब 1 तारीख को वापस ट्रांसफर होके अगले साल चला जाता है तो उसको ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गुड्स अकाउंट है, मतलब इतने भागों में, इतने पार्ट में गुड्स अकाउंट को डिवाइडेड किया गया है। नंबर 1 परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, गुड्स एंड कंसाइनमेंट और स्टॉक अकाउंट। ये जो है कि गुड्स अकाउंट को जो है कि डिवाइडेड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट मैटर है अपना अकाउंट्स रिप्रेजेंटिंग द ओनर ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस का ओनर होता है, बिजनेस का जो ओनर होता है उसके कौन कौन से अकाउंट होते हैं, मतलब ये जो अकाउंट है कौन कौन से, एक तो कैपिटल अकाउंट और एक ड्रॉइंग अकाउंट। ये दोनों अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये ओनर, बिजनेस के जो मालिक होते हैं उनके अकाउंट होते हैं ये। ठीक है, कैपिटल बिजनेस के अंदर कौन लगाता है? बिजनेसमैन। जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो अपनी तरफ से बिजनेस में क्या इन्वेस्ट करता है? कैपिटल इन्वेस्ट करता है ना, पैसा लगाता है। और ऐसा जरूरी नहीं कि वो पैसा ही लगा, पैसे के साथ साथ वो बिल्डिंग भी कैपिटल में यूज कर सकता है, मशीनरी भी यूज कर सकता है, स्टॉक भी यूज कर सकता है जब वो उसके बिजनेस की स्टार्टिंग हो। तो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जो बिजनेस में वो इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट क्या होता है? ड्रॉइंग अकाउंट भी एक जो किसको रिप्रेजेंट करता है? ये बिजनेस के ओनर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है? अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करना। जब बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ चीजें विड्रॉ करता है, या तो पैसा विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, या फिर कोई गुड्स माल वगैरह विड्रॉ करता है, तो उसके लिए ड्रॉइंग अकाउंट ओपन किया जाता है। ये फर्म के लिए एक प्रकार से एक्सपेंसेस होता है, इसलिए ये इस खाते को डीआर किया जाता है। और जो कैपिटल अकाउंट होता है उसको सीआर किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। ये आगे जब अपना जनरेटली करेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये इनके डिटेल है बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे, पढ़ना है और अच्छे से समझना। थैंक यू। ओके।